बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से आपको घर बैठे 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी आपको दी जाएगी। यह 3.25 घंटे चलने वाला कार्यक्रम है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा: कक्षा 9 से 10 दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक, कक्षा 11 से 12 1:30 बजे से 2:30 बजे तक व कक्षा 1 से 8 तक का कार्यक्रम 3 बजे से 4:15 तक रहेगा। नमस्कार बच्चों, राजस्थान सरकार के शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में पढ़ाई करने में आपको मजा आ रहा होगा और आपको विषय अच्छे से समझ भी आ रहे होंगे। बच्चों, आज के कार्यक्रम में हम गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषय लेकर आए हैं। आज हम कक्षा 9 में गणित और सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। कक्षा 9 में गणित में आज हम हेरोन का सूत्र भाग 3 का अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। कक्षा 9 में गणित में हेरोन का सूत्र भाग 4 का अध्ययन करके इसके प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, गणित के बाद कक्षा 9 में आज हम सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ेंगे, जिसमें समकालीन विश्व में लोकतंत्र भाग 1 का अध्ययन करेंगे। आज हम नया पाठ शुरू करेंगे, तो बच्चों ध्यान से पढ़िएगा और इससे संबंधित प्रश्नों को हल भी करेंगे। और कक्षा 10 में आज हम विज्ञान में कार्बन और उसके यौगिक भाग 1 का अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 की विज्ञान में भी आज हम नया पाठ शुरू करेंगे, तो बच्चों ध्यान से पढ़िएगा। और कक्षा 10 में आज हम सामाजिक विज्ञान में भारत में राष्ट्रवाद भाग 1 का अध्ययन करके इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, ये तो आज की सामग्री है जो हम पढ़ेंगे, लेकिन मन लगाकर पढ़ने के लिए बच्चों आपको क्या चाहिए? बिल्कुल सही, कॉपी और पेन की आवश्यकता है। आप कॉपी पेन लेकर के बैठें और मुख्य मुख्य बातों को लिखते जाएं, जिससे पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने में आपको आसानी हो जाएगी। और जब आपकी परीक्षा होगी उस समय भी आपके पास नोट्स तैयार होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। नमस्कार दोस्तों, आज हम हेरोन का सूत्र अध्याय का भाग 3 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन के सूत्र द्वारा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हेरोन के सूत्र पर आधारित प्रश्न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो आइए बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। हल में हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम हम दे देंगे ABC और मान लेंगे कि उस त्रिभुज की कोई 2 भुजा 8 सेंटीमीटर की है और 11 सेंटीमीटर की है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम हल में लिखते हैं कि हमें दिया क्या हुआ है। इस प्रश्न में हमें दिया गया है परिमाप जो कि बराबर है 32 सेंटीमीटर के और कोई 2 भुजाएं जिसे हमने यहाँ पर मान लिया है A जो कि बराबर
बराबर है 8 सेंटीमीटर के और B जो कि बराबर है 11 सेंटीमीटर के, और हमें प्राप्त करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर हम हेरोन के सूत्र द्वारा तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमारे पास तीनों भुजाओं का माप हो। तो तीसरी भुजा का माप ज्ञात करने के लिए हम परिमाप को घटाएंगे दोनों भुजाओं के योग से। तो आइए तीसरी भुजा का माप ज्ञात करते हैं। तीसरी भुजा हमें यहाँ पर मिल जाएगी 32 सेंटीमीटर घटा 8 योग 11 सेंटीमीटर यानी कि 13 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा का माप अब हमारे पास है जो कि बराबर है 13 सेंटीमीटर के। तो चलिए अब हमारे पास तीनों भुजाओं का माप है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन के सूत्र द्वारा ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। तो यहाँ इस प्रश्न में त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर होगा 32/2 सेंटीमीटर के यानी कि 16 सेंटीमीटर के। क्योंकि अब हमारे पास त्रिभुज का अर्ध परिमाप है तो अब हम S घटा A का माप भी ज्ञात कर सकते हैं, S घटा B का माप भी ज्ञात कर सकते हैं और S घटा C का माप भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रश्न के लिए S घटा A का मान जो हमें प्राप्त हो रहा है वो है 16 घटा 8 सेंटीमीटर यानी कि 8 सेंटीमीटर। S घटा B का माप जो हमें प्राप्त हो रहा है वो बराबर है 16 घटा 11 सेंटीमीटर के यानी कि 5 सेंटीमीटर के। S घटा C का माप जो हमें प्राप्त हो रहा है वो बराबर है 16 घटा 13 सेंटीमीटर के यानी कि 3 सेंटीमीटर के। तो अब हमारे पास S का माप भी है, S घटा A का माप भी है, S घटा B का माप भी है और S घटा C का माप भी है। तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि बराबर होता है वर्गमूल S गुने S घटा A गुने S घटा B गुने S घटा C। तो चलिए अब हम इस सूत्र में S घटा A, S घटा B और S घटा C के मान को प्रतिस्थापित करते हैं। जब हम इन सभी के मानों को प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 16 गुने 8 गुने 5 गुने 3 सेंटीमीटर वर्ग, जिसे हम अगर हल करेंगे तो बहुत ही बड़ी संख्या मिलेगी और हमारा बहुत ही अधिक समय भी जाएगा। तो चलिए अब हम इन प्राप्त किए गए संख्याओं का गुणन खंडन करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। वर्गमूल 16 गुने 8 गुने 5 गुने 3 सेंटीमीटर वर्ग को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 2 गुने 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 5 गुने 3 सेंटीमीटर वर्ग। यहाँ पर हमने 16 को लिखा है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और 8 को लिखा है 2 गुने 2 गुने 2, जिसे हम अब हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने वर्गमूल 2 गुने 5 गुने 3 सेंटीमीटर वर्ग। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हमने कैसे कर दिया। तो जैसा कि आप सब जानते हैं वर्गमूल 2 गुने 2 को हम लिख सकते हैं 2। इसी तरह हमने बाकी दो वर्गमूल 2 गुने 2 को भी लिख दिया है 2, जिससे कि हम प्राप्त कर पा रहे हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने वर्गमूल 2 गुने 5 गुने 3 सेंटीमीटर वर्ग, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8 गुने वर्गमूल 30 सेंटीमीटर वर्ग। तो इस तरह हमने हेरोन के सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। एक मालिन धनिया को इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है और इसके अंदर घास उगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है? एक 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें सबसे पहले धनिया को कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है ये ज्ञात करना है और दूसरी चीज बाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात करना है। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। त्रिभुजापार्क की आकृति कुछ इस प्रकार की होगी, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि तीनों भुजाएं 120 मीटर, 80
80 मीटर और 50 मीटर है, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि 3 मीटर का फाटक छोड़कर बाड़ लगाई गई है। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न को हम किस तरीके से हल करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम यह लिखते हैं कि हमें दिया क्या हुआ है। इस प्रश्न में हमें दिया गया है तीनों भुजाओं का माप, जिसमें हमने मान लिया है कि A बराबर है 120 मीटर के, B बराबर है 80 मीटर के और C बराबर है 50 मीटर के। हमारे पास तीनों भुजाओं का माप है। तो चलिए अब हम त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से हमें अर्ध परिमाप इस त्रिभुज का प्राप्त हो रहा है 120 योग 80 योग 50 बटे 2 मीटर, यानी कि 250 बटे 2 मीटर, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 125 मीटर, यानी कि इस त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप है 125 मीटर। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं S घटा A, S घटा B और S घटा C का माप। तो हमारे पास S घटा A का माप आ जाएगा 125 घटा 120 मीटर, यानी कि 5 मीटर। S घटा B का माप आ जाएगा 125 घटा 80 मीटर, यानी कि 45 मीटर। S घटा C का माप आ जाएगा 125 घटा 50 मीटर, यानी कि 75 मीटर। तो अब हमारे पास S का माप भी है, S घटा A का माप भी है, S घटा B का माप भी है और S घटा C का माप भी है। तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं घास उगाने का क्षेत्रफल, जो कि बराबर होगा वर्गमूल S गुने S घटा A गुने S घटा B गुने S घटा C। जब हम इस सूत्र में S घटा A, S घटा B, S घटा C के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 125 गुने 5 गुने 45 गुने 75 मीटर वर्ग, जिसे हम लिख सकते हैं वर्गमूल 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 3 गुने 5 मीटर वर्ग। यहाँ पर हमने 125 को लिखा है 5 गुने 5 गुने 5, 45 को लिखा है 5 गुने 3 गुने 3 और 75 को लिखा है 5 गुने 3 गुने 5। अब हम समान संख्याओं को एक साथ लिख देंगे, जिससे कि हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 मीटर वर्ग, जिससे कि हमें प्राप्त हो रहा है 5 गुने 5 गुने 5 गुने 3 गुने वर्गमूल 3 गुने 5 मीटर वर्ग। यहाँ पर हमने वर्गमूल 5 गुने 5 को लिखा है 5। उसी तरह जितने भी वर्गमूल 5 गुने 5 हमने प्राप्त किए हैं उसकी जगह पे हमने 5 लिख दिया है। और उसी प्रकार से वर्गमूल 3 गुने 3 को हमने लिखा है 3, जिसे जब हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है 375 गुने वर्गमूल 15 मीटर वर्ग, यानी कि घास उगाने का जो क्षेत्रफल हमने प्राप्त किया है वो बराबर है 375 गुने वर्गमूल 15 मीटर वर्ग। अब हमें ज्ञात करना है बाड़ लगाने का व्यय। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, बाड़ लगाने के लिए हमें सबसे पहले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर इस पार्क का परिमाप होगा 120 योग 80 योग 50 मीटर, यानी कि 250 मीटर। तो पार्क का परिमाप आया है हमारे पास 250 मीटर और हमें प्रश्न में कहा गया था कि 3 मीटर का स्थान हमें छोड़ना है। तो आइए पहले परिमाप से 3 मीटर घटाते हैं। तो बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई होगी 250 मीटर घटा 3 मीटर, यानी कि 247 मीटर। तो अब हमारे पास कुल तार की लंबाई आ गई है, जो कि बराबर है 247 मीटर के। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं बाड़ लगाने का व्यय। तो बाड़ लगाने का व्यय हमारे पास आ रहा है, जब हम 20 रुपए प्रति मीटर को गुणा करेंगे 247 मीटर से तो हमें प्राप्त होगा 4,940 रुपए, यानी कि बाड़ लगाने का व्यय जो हमने प्राप्त किया है वो है 4,940 रुपए। तो इस तरह हमने इस दिए गए प्रश्न में घास उगाने का क्षेत्रफल भी ज्ञात किया और बाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात किया। तो इस तरह से हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं।
इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। आज के इस वीडियो में हमने सीखा हीरोन के सूत्र पर आधारित प्रश्न। हम हमारे अगली वीडियो में सीखेंगे चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम हीरोन का सूत्र अध्याय का भाग 4 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था हीरोन के सूत्र पर आधारित प्रश्न। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि किस तरह हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि ये एक चतुर्भुज है ABCD। क्या आप इस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? अभी आपको लग रहा होगा कि आप नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन अगर मैं इस चतुर्भुज को दो भागों में बांट दूं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक भाग में है ABD और दूसरे भाग में है BDC, तो क्या अब आप इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? जी हाँ, अब आप इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल को और त्रिभुज BCD के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो आपको चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। यानी कि आप किसी भी चतुर्भुज को दो भागों में बांटकर उसके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, एक पार्क चतुर्भुज ABCD की आकार का है, जिसमें कोण C बराबर है 90 डिग्री के, AB बराबर है 9 मीटर के, BC बराबर है 12 मीटर के, CD बराबर है 5 मीटर के और AD बराबर है 8 मीटर के। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न की हल की ओर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हल में हम सबसे पहले यह लिखते हैं कि हमें दिया क्या हुआ है। इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि AB बराबर है 9 मीटर के, BC बराबर है 12 मीटर के, कोण C बराबर है 90 डिग्री के, CD बराबर है 5 मीटर के और AD बराबर है 8 मीटर के। और हमें ज्ञात करना है यह चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो आइए ज्ञात करते हैं हम इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले विकर्ण BD को मिलाएंगे। जब हम विकर्ण BD को मिलाएंगे तो हमें यह चतुर्भुज दो त्रिभुजों में बटा हुआ दिख रहा होगा। पहला है त्रिभुज ABD और दूसरा है त्रिभुज BCD। यहाँ पर अब आप देख पा रहे होंगे कि त्रिभुज BCD जो है वो एक समकोण त्रिभुज है, जिससे कि हम BD का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम BD का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो कि बराबर होगा वर्गमूल BC का वर्ग योग CD का वर्ग। तो BC दिया हुआ है यहाँ पर हमें 12 मीटर और CD दिया गया है 5 मीटर, जिसे हम प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें मिल जाएगा BD बराबर वर्गमूल 12 मीटर का वर्ग योग 5 मीटर का वर्ग, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 169 मीटर वर्ग। यानी कि BD मिल गया है हमें 13 मीटर। तो चलिए
अब हम ज्ञात करेंगे दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, जो कि बराबर होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई के। क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल हम इस सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर आधार और ऊंचाई के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें मिल जाएगा त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने 12 गुने 5 मीटर वर्ग, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 30 मीटर वर्ग। यानी कि त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर है 30 मीटर वर्ग के। चलिए अब हम ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल ABD का। त्रिभुज ABD की भुजाएं 9 मीटर, 8 मीटर और 13 मीटर की हैं। तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि A बराबर है हमारा 9 मीटर के, B बराबर है हमारा 8 मीटर के और C बराबर है हमारा 13 मीटर के। तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं अर्ध परिमाप त्रिभुज ABD का, जो कि बराबर होगा 9 योग 8 योग 13 बटे 2 मीटर, यानी कि 30 बटे 2 मीटर, जिसे हम हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा अर्ध परिमाप त्रिभुज ABD का, जो कि बराबर होगा 15 मीटर के। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास S घटा A का मान आ रहा है 15 घटा 9 मीटर, जो कि बराबर है 6 मीटर के। S घटा B का मान आ रहा है 15 घटा 8 मीटर, यानी कि 7 मीटर। S घटा C का मान आ रहा है 15 घटा 13 मीटर, यानी कि 2 मीटर। तो अब हमारे पास S का मान भी है, S घटा A का मान भी है, S घटा B का मान भी है और S घटा C का मान भी है। तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, जो कि बराबर होता है वर्गमूल S गुने S घटा A गुने S घटा B गुने S घटा C। जब हम यहाँ पर इन सभी के मानों को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 15 गुने 6 गुने 7 गुने 2 मीटर वर्ग, जिसे हम लिख सकते हैं वर्गमूल 5 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 7 गुने 2। यहाँ पर हमने 15 को लिखा है 5 गुने 3, 6 को लिखा है 2 गुने 3, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 3 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 5 मीटर वर्ग, जिसे हम प्रायः हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 गुने 2 गुने वर्गमूल 7 गुने 5 मीटर वर्ग। यहाँ पर हमने वर्गमूल 3 गुने 3 को लिखा है 3 और वर्गमूल 2 गुने 2 को लिखा है 2, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6 गुने वर्गमूल 35 मीटर वर्ग, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6 गुने 5.9160 मीटर वर्ग, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 35.4964 मीटर वर्ग। तो हमारे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल जो हमने प्राप्त किया है वो है 35.4964 मीटर वर्ग। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, जो कि हमें प्राप्त होगा जब हम त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे त्रिभुज BCD के क्षेत्रफल से। तो आइए देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है। हमें प्राप्त हो रहा है 30 योग 35.4964 मीटर वर्ग, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 65.4964 मीटर वर्ग। तो हमारे पास ABCD का क्षेत्रफल आ रहा है 65.4964 मीटर वर्ग, यानी कि 65.50 मीटर वर्ग लगभग। तो इस तरह हमने हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया। इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में दिए गए हैं, जिन्हें आप जरूर हल करें। आज के इस वीडियो में हमने सीखा चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग।
हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आज हम करेंगे समकालीन दुनिया में लोकतंत्र। इस वीडियो में हम लोकतंत्र के दो दास्तां और लोकतंत्र का बदलता नक्शा देखेंगे। पहला है लोकतंत्र की बदलती दास्तां, जिसमें हम चिली की कहानी और पोलैंड की कहानी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चिली जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यह दक्षिणी दक्षिण अमेरिका में स्थित है और दक्षिण प्रशांत महासागर की सीमा और दक्षिण अटलांटिक महासागर का एक छोटा हिस्सा है। दोस्तों, साल्वाडोर एलेंदे चिली के राष्ट्रपति थे। वे चिली के सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और उन्होंने गरीबों और श्रमिकों के लिए काम किया था। लेकिन 1973 में एक मिलिट्री कूप हुआ, यानी एक सैन्य तख्त पलट, जिसके दौरान रक्षा मंत्री को पकड़ लिया गया और राष्ट्रपति के घर पर बमबारी की गई और राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई। दोस्तों, ये नाम जरूर याद रखिएगा, जनरल ऑगस्टो पिनोशे। जनरल ऑगस्टो पिनोशे ने इस तख्त पलट का नेतृत्व किया। वे 17 साल तक वहां के राष्ट्रपति बने रहे। पिनोशे की सरकार ने बहुत अत्याचार किया और उन्हें मार डाला, जिसने अलांदे का समर्थन किया या जो लोकतंत्र की चाहत रखते थे। उनके द्वारा हजारों लोगों की हत्या की गई और अन्य के लापता होने की सूचना भी प्राप्त हुई, जिनका कभी कोई पता नहीं चला। एक जनमत संग्रह हुआ और पिनोशे की जो सरकार थी वो हार गई। चिली में लोकतंत्र बहाल हुआ और सैन्य तख्त पलट के बाद मिशेल बैचलेट वहां की पहली राष्ट्रपति बनी। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे पोलैंड की। तो दोस्तों, पोलैंड यूरोप के 6 देशों से घिरा हुआ है। यह डेनमार्क और स्वीडन के साथ समुद्री सीमाएं भी साझा करता है। पोलैंड की 3 बातें जानना बहुत जरूरी है। पोलैंड में यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। देश में किसी अन्य पार्टी की अनुमति नहीं थी, मतलब वहां वन पार्टी सिस्टम था और सरकार यूएसएसआर द्वारा समर्थित थी। 14 अगस्त 1980 में लेनिन शिपयार्ड के जो श्रमिक थे वे हड़ताल पे चले गए। लीच वलेसा भी इस विरोध में शामिल हुए और इसका नेतृत्व किया। दोस्तों, लीच वलेसा वहां के फॉर्मर इलेक्ट्रीशियन थे। हड़ताल उसके बाद पूरे शहर में फैल गई। फिर एक 21 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और उससे एक नया मजदूर संघ सामने आया, जिसका नाम था सॉलिडारिटी। एकजुटता व्यापक हुई, सरकार के घोटाले उजागर हुए, मार्शल लॉ लगाया गया और सभी अधिकार छीन लिए गए। फिर एक और हड़ताल हुई और इसके बाद सरकार ज्यादा कमजोर हो गई। 1989 में फाइनली चुनाव लड़ने का अधिकार लोगों को दिया गया और सॉलिडारिटी ने 100 में से 99 सीटें जीती और लीच वलेसा बने पोलैंड के नए राष्ट्रपति। तो दोस्तों, अब हम लोकतंत्र की 2 विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, जिससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि 2 गैर लोकतांत्रिक देशों की तुलना कैसे होगी। तो दोस्तों, अगर हम चिली को देखें तो वह सेना द्वारा शासित था, खुलकर पूंजीवाद का पक्षदार भी था। लेकिन उसी दूसरी तरफ पोलैंड एक ही पार्टी द्वारा शासित था और वे दावा करते थे कि वे मजदूर वर्ग के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों, इन 2 कहानियों से हमें लोकतंत्र की पहचान कैसे हुई। लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जो लोगों को अपना शासन चुनने की अनुमति देता है। लोग अपने शासकों का चुनाव करते हैं जो देश पर शासन करते हैं और विचारों को व्यक्त करने, संगठित करने और विरोध करने की स्वतंत्रता भी होती है। दोस्तों, अब हम देखेंगे लोकतंत्र का बदलता नक्शा। दोस्तों, संक्रमण की अवधि से हम शुरुआत करेंगे तो 20वीं सदी में लोकतंत्र के संदर्भ में दुनिया में संक्रमण का युग था। लोकतंत्र के मार्च की ओर इस बदलाव का एक पैटर्न था। मानचित्र को देख के हम अभी उस पैटर्न का पता लगाएंगे। ये मानचित्र 3 चरणों में विभाजित किए गए हैं। पहला 1900 और 1950 में लोकतंत्र सरकार है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1900 और 1950 तक जो लाल देश हैं वे डेमोक्रेटिक थे और उसके बाद जो पीले देश हैं वो 1950 तक डेमोक्रेटिक नहीं थे, पर वे 1950 के बाद डेमोक्रेटिक हुए। तो
दोस्तों 1975 की लोकतांत्रिक सरकारें, जिसमें अभी कुछ और देश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में कन्वर्ट हो गए हैं, और 2000 में जैसे कि हम देख सकते हैं कि ज्यादातर देश डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर चुके हैं। दोस्तों इसमें हमें नोट करने के लिए क्या पता चला? पहला कि हम ये कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी तक पूरी दुनिया में लोकतंत्र का विस्तार हो चुका था। यह दुनिया के सभी हिस्सों में मौजूद नहीं था। इसके कुछ क्षेत्रों में स्थापित किया गया और बाद में इसका विस्तार दूसरे क्षेत्रों में भी किया गया। ज्यादातर देश लोकतांत्रिक आज है, लेकिन फिर भी दुनिया के कई बड़े हिस्से हैं जहां डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र आज भी मौजूद नहीं है। तो दोस्तों अब हम चलेंगे महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर। पहली महत्वपूर्ण घटना चिली की सैन्य तख्त पर 1973, जनमत संग्रह का वर्ष 1988, पोलैंड में हड़ताल 1980 और पोलैंड में चुनाव हुए 1990 में। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा चिली में लोकतंत्र की बहाली और पोलैंड में लोकतंत्र की बहाली, लोकतंत्र की दो विशेषताएं और लोकतंत्र का संक्रमण। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो जाहिर सी बात है हम इसके अंदर कार्बन की बात करने वाले हैं और उससे जुड़े हुए कुछ यौगिक होंगे, उनकी बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इसमें हम क्या जानने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्बन की और साथ में हम जानेंगे कि सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं। शुरुआत करते हैं एक सवाल से कि कार्बन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जैसा कि हम जानते हैं अब तक हम 118 तत्व के बारे में ज्ञात कर चुके हैं। अब 118 तत्व हैं, परंतु फिर भी एक पूरा अध्याय आधारित है सिर्फ एक तत्व पे। ऐसा क्यों? कोई तो कारण होगा कि कार्बन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। हम जानते हैं कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों को ऑक्सीजन देने के लिए क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तब वो प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं जिससे ऑक्सीजन बनती है। अब यहाँ पर आप एक नाम देखेंगे कार्बन। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं बना पाएंगे और ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो हम जीवित नहीं रह सकते। तो आप ये देख सकते हैं कि एक तरीके से हमारा जीवन निर्भर करता है कार्बन पे। और सिर्फ इतना ही जरूरी नहीं है, दरअसल कार्बन और भी बहुत ज्यादा कारणों से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये सब क्यों है ये हम इस चैप्टर के एंड तक समझ जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कार्बन को समझते हुए, परंतु उससे पहले हमें कुछ बातें जाननी है जो हम पहले से जानते हैं, परंतु एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला है परमाणु क्रमांक। रसायन विज्ञान एवं भौतिकी में सभी तत्वों को एक अलग अलग परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर दिया गया है जो एक तत्व को दूसरे तत्व से अलग करता है। जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1 और हीलियम का परमाणु क्रमांक है 2। अब अलग अलग क्यों है? मान लीजिए हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का ही परमाणु क्रमांक 1 होता तो दिक्कत क्या हो जाती कि अगर कोई ये कहता कि मुझे एक ऐसा कंपाउंड या ऐसा एटम दो जिसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो हमें कंफ्यूजन हो जाती कि उसे हाइड्रोजन का एटम देना है या फिर हीलियम का। और इसीलिए हर अणु या हर एटम का जो परमाणु क्रमांक है वो अलग होता है। तो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हरे रंग से दिखाया गया है वो प्रोटॉन है। और दरअसल ज्यादातर अणुओं में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर ही होती है, परंतु यहाँ पर कुछ ऐसे एटम हैं जहाँ पर ऐसा नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है परमाणु क्रमांक। अब यहाँ पर परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? 3, यानी कि हमारा जो अणु है वो लिथियम का अणु है। चलिए अब एक और बात समझते हैं जो कि है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये क्या होता है?
अणु, परमाणु या किसी अन्य भौतिक संरचना में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉन विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इसे समझने के लिए आप इसे देखिए, आपको ये तो याद होगा ही, सेंटर में हमारा है नाभिक और उसके आसपास है KLMN शेल। इसमें होता क्या है कि K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसी तरीके से आगे चलता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डाले जाएंगे उसी को कहा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को डाला जाए। तो चलिए, अगर इतनी बात समझ आ गई है तो शुरुआत करते हैं कार्बन को समझते हुए। अब कार्बन का क्या है कि वो धरती पर 3 अलग अलग रूपों में मिलता है और उसके जो तीनों रूप हैं उन्हें अपरूप कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं पहले अपरूप को समझते हुए, जो कि है ग्रेफाइट। यह हमारी पेंसिल्स में लगा होता है, जिससे लिखते हैं हम, वो ग्रेफाइट होता है। अब इसका क्या है कि यह बहुत ही मुलायम होता है। जाहिर सी बात है, आपने भी कई बार पेंसिल को जब छीला होगा तो वो छीलते ही कई बार टूट जाता है, तो ग्रेफाइट इतना ज्यादा मुलायम होता है। दूसरा, यह विद्युत का सुचालक होता है। तो अगर आप ग्रेफाइट पे एक जगह से तार जोड़ें और दूसरी जगह पे दूसरा तार लगाएं तो वहां पर जो विद्युत है वो प्रवाह कर जाएगी, बिकॉज यह विद्युत का सुचालक होता है। इसका दूसरा अवरूप है डायमंड यानी कि हीरा। अब हीरा प्रकृति में मिलने वाला सबसे कठोर तत्व है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक अवरूप इतना मुलायम कि हाथ से टूट जाता है और दूसरा प्राकृतिक रूप से मिलने वाला सबसे कठोर तत्व। यहाँ पर डायमंड जो है वो विद्युत का कुचालक होता है और यह बहुत ही ज्यादा चमकीला होता है। इसका एक और अवरूप है जिसका नाम है बकमिंस्टर फ्लोरीन, परंतु इसकी खोज हाल ही में हुई है और हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि इसमें 60 कार्बन के अणु होते हैं जो इसे एक फुटबॉल जैसा आकार देते हैं, और इसके अलावा हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। तो ये 3 अवरूप है जिस रूप में हमें कार्बन धरती से मिलता है। चलिए अब समझते हैं कार्बन के कुछ रासायनिक गुणों को। तो जैसा कि हम जानते हैं, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर या फिर हम कहें कि परमाणु क्रमांक है वो होता है 6। इस वजह से इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, 2,4, क्योंकि जो K शेल है उसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो बाकी के जो 4 हैं उन्हें हमें डालना पड़ेगा L शेल में। अब यहाँ पर इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी फिर, 4, क्योंकि बाहर वाला जो कोश है उसको पूरा करने के लिए या तो कार्बन को 4 अणु चाहिए या फिर 4 अणु त्यागने होंगे, और इसीलिए संयोजकता हो जाती है 4। कार्बन से बने तत्वों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है, कार्बन से बने इसलिए कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, मीथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के यौगिक के उदाहरण हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं, संयोजकता कोश पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रिया बहुत कम होती है। उदाहरण के लिए नियॉन एक उत्कृष्ट गैस है जिसका परमाणु क्रमांक है 10 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8। यहाँ पर जो इसका बाहर वाला कोश है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसका बाहर का जो कोश है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है और इसीलिए इसकी अभिक्रिया बहुत कम होती है। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं हीलियम का, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो परमाणु क्रमांक 2, और क्योंकि जो K शेल है यानी कि सबसे पहला वाला शेल उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसका भी बाहर वाला कोश पूर्ण है और इसकी अभिक्रिया कम है। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि चैप्टर है कार्बन का और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उत्कृष्ट गैसों की, तो इनकी बात कर ही क्यों रहे हैं। दरअसल हर तत्व अपना संयोजकता कोश पूर्ण करना चाहता है, यानी कि जिस तरीके से उत्कृष्ट गैसों का कोश पूर्ण होता है, सारे तत्व चाहते हैं कि उनका कोश भी पूर्ण हो। क्यों? यही कारण है क्योंकि अगर कोश पूर्ण होगा तो वो भी अभिक्रिया कम करेंगे और हर तत्व चाहता है कि उसकी अभिक्रिया सबसे कम हो। और यही कारण है कि जो कार्बन है वो भी चाहता है कि उसका जो बाहर वाला कोश है वो पूर्ण हो। अब इसके लिए कार्बन को या तो 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने होंगे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने होंगे, तभी उसका बाहर वाला कोश पूरा होगा। अब मान लीजिए कार्बन क्या करता है कि 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले आता है, तो क्या कार्बन ऐसा कर सकता है? दरअसल कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि कार्बन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना मुश्किल है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो नहीं आएंगे। तो क्या कर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। परंतु कार्बन ऐसा भी नहीं कर सकता क्योंकि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है जो कार्बन के पास नहीं होती। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी नहीं सकता, परंतु उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
तो इसका क्या मतलब है कि क्या कार्बन अपना संयोजकता कोश पूर्ण नहीं कर सकता? दरअसल इसका उत्तर है कि नहीं, कार्बन ऐसा कर सकता है। तो अगर कर सकता है तो कैसे कर सकता है? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन ना तो वो ले सकता है, ना 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इस समस्या से बचने के लिए कार्बन दूसरे अणुओं के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है। अब इसका क्या मतलब है? सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं? इसे समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि शेयरिंग क्या होती है। मान लीजिए कि आपके जो ड्राइंग के शिक्षक हैं वो आपको कहते हैं कि आपको इंद्रधनुष बनाना है। अब उसके लिए आपको 7 अलग अलग रंग चाहिए, परंतु मान लीजिए कि आपके पास 6 रंग हैं और आपके पास लाल रंग नहीं है, तो आप इंद्रधनुष नहीं बना पाएंगे। परंतु यहाँ पर क्या है कि आपके दोस्त के पास लाल रंग है, तो आप क्या करेंगे, आप उससे कहेंगे कि भाई मुझे लाल रंग दे दे, मुझे इंद्रधनुष बनाना है। तो आपको आपका फ्रेंड क्या कहता है कि ठीक है तू लाल रंग ले ले, परंतु मुझे अपने बाकी 6 रंग दे दे, क्योंकि मुझे भी बनाना है, सर ने मुझे भी बनाने को कहा है। तो आप कहेंगे ठीक है तू मुझे लाल रंग दे, मैं बना लेता हूँ, उसके बाद तू भी बना लियो। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप दोनों का ही इंद्रधनुष बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आप दोनों ने मिलकर अपने जो कलर थे उनको आपस में बांट लिया। सहसंयोजी आबंध में भी कुछ ऐसा ही होता है। जैसे कि ये है कार्बन, जिसके बाहर वाले कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसे क्या चाहिए, 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन के एटम ढूंढ लेता है मान लीजिए। तो हाइड्रोजन को क्या है, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए जिससे उसका बाहर वाला कोश पूरा हो जाए। तो ये हाइड्रोजन को कहता है, 4 अलग अलग हाइड्रोजन को, कि तुम चारों क्या करो, मुझे 1-1 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो हाइड्रोजन कहते हैं नहीं भाई मैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, मुझे खुद 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन क्या कहता है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें अपना 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा, तुम मुझे अपना 1 इलेक्ट्रॉन दो, और हम क्या करते हैं आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। तो हाइड्रोजन बोलते हैं ठीक है, क्योंकि अब हाइड्रोजन के पास क्या है, उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो उसका बाहर वाला कोश पूरा हो जाएगा। और अगर कार्बन हाइड्रोजन से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, 4 अलग अलग हाइड्रोजन से, तो उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो चारों हाइड्रोजन है उनका भी बाहर वाला कोश पूरा हो गया। और अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन का बाहर वाला कोश भी पूरा हो गया। तो यहाँ पर किसी ने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है, बल्कि इन्होंने क्या किया कि आपस में इलेक्ट्रॉनों को बांट लिया है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है उसको कार्बन इस्तेमाल कर रहा है, और कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है उसे हाइड्रोजन इस्तेमाल कर रहा है। और इस तरीके से जो ये दोनों ही कंपाउंड है वो अपना बाहर वाला कोश पूर्ण कर लेते हैं। यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH4, एक कार्बन का अणु है और 4 हाइड्रोजन के अणु है। इसे कहा जाता है मीथेन। और इस तरीके से जितने भी आबंध बनते हैं उन्हें कहा जाता है सहसंयोजी आबंध। चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या जान लिया। तो सबसे पहले हमने बात करी कार्बन की, और उसके बाद हमने जाना कि सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं। अब इसके बारे में आपको पढ़ना है अपनी NCERT की किताब से कार्बन एवं उसके यौगिक वाले अध्याय में। जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है कार्बन में आबंधन और सहसंयोजी आबंध। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है भारत में राष्ट्रवाद। आज के इस वीडियो में हम पहले विश्व युद्ध का भारत पे असर जानेंगे। इसके बाद हम सत्याग्रह और खिलाफत के बारे में चर्चा करेंगे। अंत में हम असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था। इसमें ब्रिटेन ने भी भाग लिया था। सबसे पहली बात ये आती है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था।
इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दुगनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई, जिसके कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी समय एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया। इस नेता का नाम था महात्मा गांधी। इन्होंने सत्याग्रह का विचार पेश किया। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे थे। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने 3 स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। पहला, 1916 में उन्होंने बिहार के चंपारण में दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। दूसरा, 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। और तीसरा, 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे। इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। रॉलेट एक्ट 1919 में भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक चाहते थे। रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल से शुरू हुआ। विभिन्न शहरों में रैली, जुलूसों और हड़तालों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए। दुकानें बंद हो गईं। इसके चलते मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। रॉलेट सत्याग्रह चल ही रहा था कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले एक मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है।
जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद करा दिए। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। जैसे जैसे जलियांवाले बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे। हड़ताल होने लगी। लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। बदले में सरकार द्वारा लोगों को कोड़े मारे गए और गांव में बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। भले ही रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नजदीक ला सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस बात की अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व में आध्यात्मिक नेता यानी खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज जो उन्होंने 1909 में लिखी थी, उसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। कांग्रेस के बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर सशंकित थे। वे नवंबर 1920 के विधान परिषद के लिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई।
हेलो बच्चों, आशा है आज के तीनों विषय और उसमें जो पाठ पढ़े हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। तो चलिए एक बार पुनः देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। बच्चों, आज हमने गणित विषय में हेरोन का सूत्र भाग 3 और हेरोन का सूत्र भाग 4 का अध्ययन किया और इन दोनों भागों से संबंधित प्रश्नों को हल भी किया। कक्षा 9 में आज हमने सामाजिक विज्ञान में समकालीन विश्व में लोकतंत्र नामक नया पाठ शुरू किया और इससे संबंधित प्रश्नों को हल किया। कक्षा 10 में आज हमने विज्ञान विषय में नया पाठ शुरू किया, कार्बन और उसके यौगिक भाग 1, और इससे संबंधित प्रश्नों को हल किया। बच्चों, आज हमने कक्षा 10 में भारत में राष्ट्रवाद भाग 1 नया पाठ शुरू करके और इससे संबंधित प्रश्नों को हल किया। तो बच्चों, आपने अपनी कॉपी में पुनः मिलान कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं कल हम क्या पढ़ेंगे। तो बच्चों, कल हम कक्षा 9 में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ेंगे। कल सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषय में कल हम जानेंगे जीवन की मौलिक इकाई भाग 3 और इसके प्रैक्टिस प्रश्न भी हल करेंगे। सामाजिक विज्ञान में कल हम भारत, आकार और स्थिति का अध्ययन करेंगे भाग 1 और इससे संबंधित प्रश्नों को हल भी करेंगे। कल कक्षा 10 में हम गणित और सामाजिक विज्ञान विषय लेकर के आएंगे, जिसमें गणित में हम कल पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय भाग 2 और इससे संबंधित प्रश्नों के वीडियो भी देखेंगे। कक्षा 10 में कल हम सामाजिक विज्ञान में भारत में राष्ट्रवाद भाग 2 का अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करके भारत में राष्ट्रवाद भाग 3 का अध्ययन करके उससे संबंधित प्रश्न भी देखेंगे। तो ये तो हुई बच्चों कल की बात। उसी हिसाब से, उसी तैयारी के साथ आप कल इसी समय दूरदर्शन के सामने बैठिएगा पढ़ने के लिए। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। बच्चों, ये जो आज का कार्यक्रम आपने देखा है, यदि आप इसको पुनः देखना चाहते हैं, कुछ आपके छूट गया हो, उसको पुनः पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसको YouTube पर देख सकते हैं। YouTube पर जाकर शिक्षा दर्शन DD राजस्थान सर्च करके आप इस कार्यक्रम को पुनः देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल इसी समय। धन्यवाद। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें। इस कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कुछ सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका आपके मन में है, तो आप हमें ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है shikshadarshan rajasthan@gmail.com। धन्यवाद।